हमारे साथ में मौजूद है नवाबगंज विधायक डॉक्टर एमपी आर्या। डॉक्टर साहब, जानना चाह रहा हूँ, पूरे देश के अंदर सनातन बोर्ड को लेकर आवाज उठ रही है, साधु संत सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई सनातन बोर्ड की? क्या कहना चाहेंगे विधायक होने के नाते आप? देखिए, ऐसा है कि मुझे जैसा लगता है कि ये प्रतिक्रिया है, खासतौर से बात आजकल चल रही है वक्फ बोर्ड की। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को लेकर के एक कितना खराब कानून लेकर के आए, जिसका कोई तोड़ नहीं है, और उस खराब कानून का ही परिणाम है कि लोग इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात चल रही है। मुझे लग रहा है कि जो संशोधन का कानून है वो पास हो जाना चाहिए, उससे वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन उसके अंदर के जो गलत क्लॉज हैं, खराब क्लॉज हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति होने का दावा कर सकता है, और उस दावे के खिलाफ किसी भी कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता है, केवल वक्फ बोर्ड में ही केस किया जा सकता है, जिसको वक्फ बोर्ड के ही लोग सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। तो निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया में ही लोग इस तरह के बोर्ड की मांग कर रहे हैं। नहीं, सनातन बोर्ड बनने से क्या फायदा होगा? देखिए, सनातन बोर्ड बनने या न बनने की वकालत मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो निश्चित रूप से कहता हूं कि कोई भी कानून इस देश के अंदर इस तरह का नहीं बनना चाहिए जो लोगों में सामाजिक सौहार्द खराब करे, जो धार्मिक सौहार्द खराब करे। इस तरह का कोई भी कानून इस देश के अंदर नहीं बनना चाहिए। आवाज इसलिए तो नहीं उठ रही है कि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वही मैंने कहा, ये वक्फ बोर्ड की प्रतिक्रिया में ही लोग मांग कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगा कि कुछ खामियां हमारे कानून में पहले से हैं, संविधान में ही पहले से कुछ खामियां हैं, जिनको मेरा मानना है कि ठीक किया जाना चाहिए। जैसे एक संविधान का क्लॉज है 30 और 30A, जिसके तहत देश में बाकी हिंदुओं को छोड़कर बाकी चाहे वो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, ये लोग अपने धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। स्कूलों में इनकी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक कोई भी इस तरह की शिक्षा स्कूलों में नहीं दे सकता, ना ही इस तरह के धार्मिक स्कूल खोल सकता है। हो जाएगा। देश के जो प्रमुख मंदिर हैं सबके सरकार के कब्जे में है, और जो धर्म के जो धार्मिक स्थल है उन पे ऐसा लागू नहीं है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी एक इस तरह की चीज है जो भेदभाव पैदा करती है, गलत है। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत ही कह लीजिए जिनको मैं कहूं जिनके प्रति लोगों में बहुत आस्था है, और उनकी सारी कमाई सरकार को जाती है, सरकारें उसे लेती हैं, चलाती हैं, और इसके बाद में वो उस काम को, हिंदू धर्म का पैसा है, हिंदू धर्म पर नहीं लगाती हैं, सरकार के काम में वो पैसा आता है, जबकि वास्तव में धार्मिक पैसा धर्म के काम में आना चाहिए। ऐसा कहीं भी किसी मस्जिद या किसी चर्च के साथ में नहीं है, जो फिर से एक भेदभावपूर्ण कानून है जो गलत है। आपको लग रहा है बोर्ड अगर बन गया सनातन बोर्ड तो ये जो समस्या आ रही है जी, ये ठीक हो जाएगी? ये कहना निश्चित रूप से ठीक नहीं है, क्योंकि सनातन बोर्ड के अंदर क्या क्या मांगे हैं, कौन कौन से क्लास शामिल होने वाले हैं, ये तो उस पर निर्भर करेगा। नहीं, कल जो साधु संत 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठे हुए तो बात ये आ रही थी गजबा हिंद और भगवा हिंद। तो विधायक होने के नाते आपकी क्या सोच है? क्या भगवा हिंद होना चाहिए? मेरा सीधा सा मानना है कि भारत देश सभी का है, और इस तरह के ना तो भेदभावपूर्ण नारे होना चाहिए और ना ही इस तरह की बातें होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं स्थानीय मुद्दों पर आपसे बात करना चाहूंगा। जब आप विधायकी की तैयारी कर रहे थे और विधानसभा जब चुनाव था, तब आपके एजेंडे में प्रमुख मुद्दा था नवाबगंज का रोडवेज। 3 साल 3.5 साल होने को जा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, 0/0 वहीं पे सीमित है वो। क्या ऐसा नहीं है, रोडवेज के लिए मैं बराबर प्रयासरत हूं, लेकिन नवाबगंज में कुल मिलाकर के एक जगह है जो कि एसडीएम आवास के सामने की तरफ, पूरब दिशा में सीओ ऑफिस के सामने की तरफ है, जहां रोडवेज बनाया जा सकता है, लेकिन वो भूमि राजस्व की है, जिसके ट्रांसफर में अभी समस्या आ रही है। लेटर कमिश्नर और डीएम के पास आ चुके हैं, मैं इनसे भेंट करके फिर से इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने भी डीएम को पत्र भी किया है, फोन भी किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये पत्र दे चुका हूं। कब तक लग रहा है आपको ये समस्या का समाधान हो जाएगा? नवाबगंज के भूमि का ट्रांसफर, भूमि एक विभाग से दूसरे विभाग को जाना जरा थोड़ा सा एक कठिन काम है, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी मतलब जल्दी पूरी होगी ये कहना अभी मुश्किल है। नवाबगंज का एक और दूसरा मामला है, नवाबगंज का जो स्टेशन रोड है, वहां पर जो विद्यालय, 4 प्रमुख विद्यालय है, नवाबगंज के सबसे बड़े विद्यालय,
जी। उसमें जो विद्यालय के जो संचालन कर रहे हैं वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारे विद्यालयों में करीब हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर 2-2 कोलू लगे हुए हैं, काला धुआं फेंक रहे हैं, बिल्कुल कॉलेज से चिपटे हुए हैं। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और काला धुआं और छात्र हजारों की संख्या में वहां पढ़ना, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, कोलू शायद पहले से चलते थे, विद्यालय बाद में बने हैं, लेकिन छात्रों के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। ये अगर पॉल्यूशन विभाग के नियमों का लोग पालन करें तो शायद समस्या कम होगी। चिमनियां ऊंची लगाएं और उसमें जो कार्बन सेग्रीगेशन का काम है वो सब लोग करते रहें तो समस्या कम होगी। शायद अभी इस तरह की शिकायत पॉल्यूशन विभाग को नहीं गई है, नहीं तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। नहीं, इस तरीका से आप देखेंगे गरगैया में भी मुझे लग रहा है 1 दर्जन से ज्यादा इस तरीका के कोलू खुले हैं, ना जीएसटी का कोई रजिस्ट्रेशन है वहां पर, ना ही प्रदूषण विभाग से कोई एनओसी ली गई है, क्योंकि चिमनियां 8-10 फीट की वहां पे चिमनियां हैं और मानक उसके बिल्कुल विपरीत है। और आप विधायक हैं तो ऐसे लोगों पे, क्योंकि यहाँ पे तो छात्र पढ़ रहे हैं स्टेशन वाली रोड पे, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पे दिक्कत वाला, क्योंकि ये इन लोगों को विभाग से बात करना चाहिए और शिकायत कोई करेगा तभी ये सब चीजें आएंगी, अन्यथा एनओसी अगर उनके पास में है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एनओसी क्योंकि ये नहीं, इस समय की आवश्यकता भी है। क्रेशर, कोलू वगैरह ये पहले से भी चलते रहे हैं, लेकिन अब नए सिरे से एनओसी वगैरह की जरूरत होती है। अगर उनके पास में नहीं है तो ये उन्हें करा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी की जानी चाहिए। नहीं कर रहे हैं तब कैसे इन पे होगी कार्रवाई? अगर, क्योंकि ये तो 4-5 साल से मानक बिल्कुल विपरीत है प्रदूषण विभाग के, लेकिन 5 साल में जो कोलू वाले जो कोलू संचालन कर रहे हैं वो अभी तक व्यवस्था नहीं सुधार पाए, अभी तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाए, तो 5 साल तो बहुत हो गया समय ना। इस तरह की शिकायत कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस तरह की शिकायत मेरे पास अभी तक किसी ने नहीं की है जी, जैसे और ना ही विभाग को कोई शिकायत गई है। अगर मेरे पास शिकायत आएगी तो मैं मतलब कहना चाहिए सर, नवाबगंज का जो विद्यालय जीजे सेंट मेरी इंटर कॉलेज, उसके जो संचालन करता है आनंद सैमसन जी, वो शिकायत कर रहे हैं, उनने प्रशासन में भी शिकायत करी है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ नहीं हो पाई है। फिलहाल मेरे पास तक ये मुद्दा आप पहली बार उठा रहे हैं, इससे पहले मेरी जानकारी में नहीं। तो माना जाए कार्रवाई होगी? ऐसे नहीं, जब तक समुचित लोग शिकायत नहीं करेंगे तब तक आगे की बात नहीं कह सकता। यानी जब तक इकट्ठा समूह शिकायत नहीं करे आपसे, इकट्ठे समूह की बात नहीं है। बात यह है कि वास्तव में एनओसी है या नहीं है, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। वास्तव में किसी ने कोई शिकायत की है, नहीं की है, इसकी जानकारी नहीं है। मानक पूरे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी नहीं है। जब तक ये सब चीजें अपने संज्ञान में नहीं आएंगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए, दूसरा मामला यह है, दीपमाला हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं, वहां उनकी एक वीडियो आपने देखी होगी, किस तरीका की भाषा शैली प्रयोग कर रहे हैं। जो मरीज है, आयुष्मान जो योजना भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही है, उसकी तो धज्जियां उड़ा रहे हैं वो। हाँ, निश्चित रूप से गलत है, वीडियो भी गलत है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। आयुष्मान सरकार की योजना है और उसका सबको पालन करना चाहिए। अगर आप आयुष्मान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने अस्पताल को आयुष्मान से अलग कर लेना चाहिए या उसका मतलब उसमें आपको शामिल ही नहीं होना चाहिए था योजना में। ये समस्याएं आती है ना डॉक्टर साहब, इस तरीके की आयुष्मान से रजिस्ट्रेशन के बाद भी जी पेशेंट के आगे ये समस्याएं आती हैं, तो आखिर ये क्यों आती हैं? क्या सरकार की तरफ से जो भी इसका फंड वगैरह आता होगा आयुष्मान का, वो कम होता है या कुछ और वजह होती है कि जो हॉस्पिटल वाले इस तरीके की बातें करते हैं? देखिए, ऐसा है कि आयुष्मान से प्रत्येक मर्ज के, प्रत्येक इलाज के अपने रेट तय हैं, फिक्स हैं और उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता। कुछ डॉक्टरों के, कुछ अस्पतालों के अपने रेट उससे ज्यादा भी हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो अगर उनका एवरेज नहीं आ रहा है, अगर उनको ये लगता है कि उस पैसे से उनका इलाज नहीं हो सकता, तो उन्हें आयुष्मान योजना से अलग हो जाना चाहिए।